भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी जानते हैं। युगों से खेती ही भारत के आत्मनिर्भरता का एक मूल आधार रहा है। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए लेकर आते हैं नई तकनीकें और नई जानकारियाँ और अवगत कराते हैं इन नई चीज़ों से। आज की इस कड़ी में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नई जानकारियाँ। तो चलिए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। बरसात के मौसम में बकरियों की करें उचित देखभाल। तालाब के किनारे फलों एवं सब्जियों की खेती है लाभदायक। धान की रोपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर उपयोगी कृषि यंत्र है। गांव के किसान फलों एवं सब्जियों की खेती नकदी फसल के रूप में करते हैं, लेकिन ग्रेडिंग एवं पैकिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है, जिस कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग राज्य के किसानों को पैक हाउस के निर्माण पर 50% तक का अनुदान मुहैया करा रही है। पैक हाउस के निर्माण होने से किसान भाई फल एवं सब्जियों का भंडारण आसानी से कर सकते हैं और उचित बाजार मूल्य मिलने पर उन्हें बेच भी सकते हैं। MIDH योजना के अंतर्गत जो बागवानी मिशन के तहत बहुत से पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट का भी निर्माण हो रहा है। उसमें एक महत्वाकांक्षी योजना है किसानों का, वो है पैक हाउस बनाना। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी अपना जो किसानों की सब्जियां हैं, फल हैं या जो भी उत्पाद हैं, उनका उसमें रखने के लिए और उस भंडारण के लिए, और जिससे वो फसल संरक्षित रहे। बरसात के मौसम में पशुपालकों को अपने पशुओं की बेहतर देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। इस मौसम में पशुओं को कई तरह की बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। पशुपालन के जरिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पशुओं की बेहतर देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। खासकर मॉनसून के मौसम में बकरियों की स्वास्थ्य को लेकर चिंता काफी बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश में नमी के दौरान नया चारा निकलता है, जिस पर जमी काई बकरियों की सेहत खराब कर देती है। इसलिए जरूरी है कि बरसात के मौसम में बकरियों को हरे चारे के साथ साथ नीम की पत्तियां भी खिलाएं। पशुपालक इस बात का खास ख्याल रखें कि बकरियों का चारा, दाना और पानी साफ सुथरे बर्तन में ही दे। इसके अलावा बकरियों का टीकाकरण भी अवश्य कराएं एवं पशु चिकित्सक की सलाह पर कृमिनाशक दवा भी दें उन्हें। किसान भाइयों का रुझान अब तालाब के किनारे खेती करने की ओर काफी बढ़ रहा है। तालाब के किनारे खेती करने से एक ओर जहां अधिक उत्पादन होने से किसान भाइयों की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ वर्षा के पानी का संचयन भी होगा। किसान भाई तालाब के किनारे नींबू, अमरूद, केला की खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तालाब के किनारे पौधे लगाने से इसमें सिंचित सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तालाब की गाद को अगर पौधों में डाला जाए तो वह लाभकारी साबित होता है। दरअसल इसकी मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, साथ ही मिट्टी में पानी शोषण की क्षमता भी काफी अधिक होती है। जल संकट से जूझ रहे आज के समय में तालाब के किनारे खेती करना समय की मांग बन गई है, क्योंकि एक तरफ जहां अधिक उत्पादन होने से किसान भाइयों की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ वर्षा के कारण पानी का संग्रह और फसलों की पैदावार में भी काफी काम आएगा और पैदावार भी काफी बढ़ेगी। किसान भाइयों, मौसमी पोषक आहार के लिए महत्वपूर्ण फल है। मौसमी की खेती के लिए सर्दी और गर्मी दोनों का ही मौसम अनुकूल है। बाजार में मौसमी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए इसकी खेती मुनाफा का एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। इसके लिए आपको मौसमी के उन्नत प्रभेदों के इस्तेमाल करना आवश्यक है। जाफा, सतगुड़ी, कैलिन्सिया, न्यूसेलर आदि मौसमी के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं।
खेती बाड़ी में कृषि उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाजार में कई ऐसे कृषि यंत्र मौजूद हैं जो घंटों का काम बिल्कुल मिनटों में कर देते हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। इस यंत्र का उपयोग धान की रुपाई करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद निकालने के लिए ही किया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी के छत्ते से एक ऐसा तत्व भी निकलता है जो इंसान की कई बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। उस तत्व का नाम है प्रोपोलिस। सफलता की आज की इस कड़ी में हम वैशाली जिले के ऐसे ही सफल किसान पप्पू कुमार रंजन से मिलेंगे जो मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं और खास तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से प्रोपोलिस निकालते हैं। ये हमारे मधुमक्खी का एक प्रोडक्ट है जिससे प्रोपोलिस निकाला जाता है, जिसका एक गोंद के रूप में काम आता है, जो जिससे मधुमक्खी बहुत सा डेंटल क्रीम जो है उसको बनाया जा रहा है और ये काफ़ी अच्छे कीमत में भी आज जा रहा है, मधुमक्खी पालकों से लिया जा रहा है और ये नए प्रोडक्ट है। अपने इंडिया में अभी कुछ सालों से ही इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है, निकालना शुरू हुआ है। किसान भाइयों, आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की अंटा घाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। खीरा 3000 रुपए प्रति क्विंटल, गाजर 4000 रुपए प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 9000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर मौसम के खास मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ आंधी पानी की संभावना बनी हुई है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। राजधानी पटना में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो आपने अभी कृषि समाचार सुना। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। आपका एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों। विराम में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज हम कुछ नया लेकर आए हैं आपके लिए। किसान भाइयों, पोषण हर एक के लिए ज़रूरी होता है। अगर सही मात्रा में सही पोषण ना मिले तो इससे कई तरह के रोग हो सकते हैं। इसी क्रम में बात करते हैं और जानते हैं कि अगर पोषक तत्व की कमी से हो रहे अनीमिया रोग में पोषण वाटिका का क्या प्रभाव है। और इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज्ञा भारती। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम नवादा कृषि विज्ञान केंद्र में आए हुए हैं, जहां से हम आपको कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां तो देंगे ही साथ पोषण तत्वों की कमी से क्या रोग होता है उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। एनीमिया, पोषण तत्वों की कमी से जिस तरह से एनीमिया का हमको सामना करना पड़ता है, खून की कमी का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम क्या ऐसा खाएं कि किस चीज़ को अपने आहार में शामिल करें जिसके लिए हमें इस रोग से निजात मिल सके। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुज्ञा भारती जी मौजूद हैं, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, शुक्रिया।
मैडम, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले एनीमिया से निपटने में पोषण उद्यान का क्या प्रभाव है एवं एनीमिया क्या है एवं इसका कारण क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों और खास करके महिलाओं को प्रदान कीजिए। जी, बहुत बढ़िया राजेश जी जो आपने सवाल किया। अब आपने पूछा अनीमिया क्या है और पोषण वाटिका के माध्यम से हम कैसे इसका मतलब अनीमिया को रोक सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अनीमिया जो है आज के डेट में एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जो मतलब मुख्य रूप से जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे, और महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो गर्भवती महिलाएं होती हैं। अगर हम NFHS 4 के डेटा के कंपैरिजन में NFHS 5 का डेटा देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अनीमिया का प्रेवलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है, और अगर बहुत ज़्यादा अनीमिया मतलब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है तब तो टैबलेट खाना एक समस्या मतलब इसका उपाय है। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर अगर आपको खून की कमी थोड़ी सी हुई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनीमिया है क्या। तो अनीमिया मतलब है खून की कमी। खून क्या है मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से हम सब अवगत हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? हीमोग्लोबिन को बनने के लिए चाहिए होता है आयरन, सबने आप उसका नाम सुना होगा, और एक और पोषक तत्व है फोलिक एसिड। तो आयरन और फोलिक एसिड मिलके जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो हमें अपने खान पान में आयरन और फोलिक एसिड रिच जो फूड है उसको लेना है, उससे वैसे वाले फल और सब्जियों को हमें उगाना है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि हम एक दूसरा टर्म है जिसको मैं लाना चाह रही हूँ किसान भाइयों के बीच में, बायो अवेलेबिलिटी एक टर्म है। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स हुआ कि जैसे हमने खाया 100 ग्राम, ठीक है, खाना हमने 100 ग्राम खाया, उसमें से आयरन हमें मिला सिर्फ 5 से 10 ग्राम। तो ये क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम हो रहा है। तो इस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए बायो अवेलेबिलिटी जो है आयरन के बढ़ाने के लिए एक तत्व होता है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। आपने सब कोरोना टाइम में सुना होगा कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा खाना है। जी हाँ, ये वही विटामिन सी है जिसको खाने से बहुत ज़्यादा मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो 15 to 20% तक बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी, ये 3 चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करना है। अब एक चीज़ और मैं जो आप लोगों को ध्यान मतलब लाना चाह रही हूँ वो चीज़ ये है कि अनीमिया क्यों होता है। हम खा कम रहे हैं, हम आयरन कम खा रहे हैं। ठीक है, आयरन अपने खाने में ही कम ले रहे हैं, या तो ये वजह हो सकती है, या फिर हम खा रहे हैं और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। उसीलिए मैंने बताया कि विटामिन सी लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि महिलाओं में पीरियड्स आते हैं, उसकी वजह से खून जो है उसकी कमी होती है। और चौथी चीज़ है कि जो मतलब वॉर्म इन्फेस्टेशन, आपने एक नाम सुना होगा, जैसे पेट में कीड़ा हो जाना, उसकी वजह से भी खून की कमी होती है। तो उसका उपाय ये है कि आप टाइम टू टाइम दवा लेकर उसको आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर की 2 बातें मैंने बताई कि आप खाने में कम आयरन ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं तो वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इसके समाधान के लिए हमें पोषण वाटिका के तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आयरन, फोलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज़ विटामिन सी युक्त खाना जो है वो खाना है, अपने पोषण वाटिका में उगाना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम चलते हैं पोषण वाटिका में कि पोषण वाटिका है क्या। तो पोषण वाटिका जो है हमारे घर के आगे या पीछे जो भी बची हुई ज़मीन है, खाली पड़ी हुई ज़मीन है, उसमें हम पोषण वाटिका लगाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी मतलब घर के बचे हुए पानी, जो गंदा पानी या जो भी मतलब घर से पानी, बर्तन धुलने के बाद, नहाने के बाद जो भी पानी निकल रहा है वो पानी भी हम उस पोषण वाटिका में सिंचाई के लिए प्रयोग कर लेते हैं। और शेप की बात है अगर पोषण वाटिका में, तो शेप जो है ये कोई लिमिटेड शेप नहीं है, जैसा आपके पास ज़मीन है आप उसमें लगा सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उचित ज़मीन है तो चौकोर की तुलना में आयताकार जो है पोषण वाटिका ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप पोषण वाटिका बनाने लगेंगे तो आपको लंबाई में बीचों बीच जो है वो इरिगेशन चैनल मतलब चलने के लिए, सिंचाई करने के लिए जगह छोड़ना है। और किनारे में आप बड़े पेड़ लगाएंगे ताकि वो छाया जो है वो रोक ना सके छोटे पौधों का, और बीच में आप छोटी छोटी क्यारियों में छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। अब जो 3 चीज़ें मैंने बताई, आयरन, फोलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज़ विटामिन सी के लिए आपको क्या लगाना है पोषण वाटिका में। तो हमें पोषण वाटिका में लगाना तो फल और सब्जियां ही है, तो अब क्या लगाना है इसमें,
आयरन और फोलिक एसिड और विटामिन सी के लिए जो फल और सब्जियों में लगाना है, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरी पत्तेदार सब्जियां हमें फोलिक एसिड और विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों को तो लगाना ही लगाना है। अब हरी पत्तेदार सब्जियां में आपको क्या लगाना है, तो इसमें आपको लगाना है ये मेथी का साग, लाल साग आपने सुना होगा, लाल साग, पालक साग, मेथी का साग, सरसों का साग, मूली के पत्ते, अरबी के पत्ते, उसके बाद इस तरह की चीज़ें, सहजन के पत्ते, ये सारी जो है चीज़ें, ये जितनी चीज़ों के नाम मैंने बताए, ये या तो फोलिक एसिड में रिच है या फिर विटामिन सी में रिच है। ठीक है, विटामिन सी अधिक मात्रा में या तो पाया जा रहा है या फोलिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, और आयरन तो होता ही होता है। तो अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटा मोटी मैं ये बताऊं तो हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप खा रहे हैं तो आपको मतलब बहुत अच्छा अनीमिया रोकथाम के लिए बहुत अच्छा ये उपाय है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा दी गई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी शुक्रिया। आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी आपने हमारे विशेषज्ञ से जाना कि पोषण वाटिका क्या महत्व रखता है। चलिए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है किसान भाइयों, कहीं नमी कम है तो कहीं ज़्यादा। इस बदलते मौसम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए इस पर सलाह लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हम नई तकनीक, नए विज्ञान, नए वैज्ञानिक के साथ रोज़ आपको नई नई जानकारियां देते हैं। उसी जानकारियों के क्रम में आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में। हमारे साथ यहाँ के कृषि वैज्ञानिक जो मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक हैं रोशन कुमार, वो उपस्थित हैं। हम उनसे आज जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से मौसम हमें प्रभावित करते हैं और किसानों के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा क्या है, कैसे उस सेवा का लाभ लिया जा सकता है और क्या क्या जानकारियाँ हमें उससे मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा के कृषि वैज्ञानिक जो मौसम विज्ञान विभाग के हैं रोशन कुमार। रोशन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शांति भूषण जी। रोशन जी, हम बात करते हैं आज मौसम विज्ञान में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम परामर्श जो है ये अपने आप में एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और पूरे भारत में इसकी महत्ता अब इतनी बढ़ गई है कि लोग अब जीपीएस या इंटरनेट या जो मोबाइल है, आप हर व्यक्ति मौसम विज्ञान विभाग को जानने लगा है। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का क्या लाभ है हमारे किसानों के लिए, क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका शांति भूषण जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण आज की विषयों पर आपने चर्चा करने के लिए हमें बुलाया है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार का एक बहुत पायलट परियोजना है। यह किसानों की जोखिम को कम करने के लिए ये परियोजना को लाया गया है। ये मौसम आधारित पूर्वानुमान पे चलता है। ये किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाता है जो कि अगले 5 दिनों पे आधारित होता है। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि तापमान है, वर्षापात है, आर्द्रता है, बादल की कवरेज कितना है, हवा की गति क्या है, हवा की दिशा क्या है। ये बहुत प्रमुख सारी जो पैरामीटर्स है वो कृषि में कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी होता है। और इस 5 दिनों की पूर्वानुमान के आधार पे हम किसानों को जो फसल लगाए हुए होते हैं उस फसल के अवस्था के आधार पे हम किसानों को फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। इससे किसानों को जो लागत होती है वो कम लगती है और उसके बनिस्पत उनका उत्पादन तथा फसलों से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उर्वरक का कितना अनुपात देना है, उसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था और कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी ये अपना बहुत रोल निभाता है। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है सो पहले तो राष्ट्र स्तर पे हुआ करता था, फिर धीरे धीरे राज्य स्तर पे हुआ, अब ये जिला स्तर पे भी होने लगा जो कि एग्रोमेट यूनिट के आधार पे चलता था। अब ये जो है सो प्रखंड स्तर पे हो रहा है जो कि दामू के नाम से जाना जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये किसानों की जो प्रतिकूल परिस्थिति जो मौसम की होती है उसमें किसानों को
क्या कौन सा फसल लगाना होता है, कब क्या करना है, और वो उस बुलेटिन को देख के, जो कि एग्रो एडवाइजरी होती है, वो सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को हम किसानों के लिए बुलेटिन जारी करते हैं। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, पोर्टल के माध्यम से, किसान पोर्टल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अन्य जो भी हमारा सोशल मीडिया का माध्यम है, इससे किसानों तक हम पहुंचते हैं और किसानों को फसल आधारित कृषि परामर्श सेवा देते हैं। और वो किसानों की आय को बढ़ाने में काफ़ी लाभप्रद है, किसानों की जोखिम को कम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि किसानों की आमदनी दुगुना कैसे की जाए, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है। हम किसानों की आमदनी उपज बढ़ा के तो बहुत हम नहीं कर सकते हैं दुगुना, लेकिन उनकी अगर लागत को हम कम कर दें तो कहीं ना कहीं उनकी आमदनी बढ़ेगी और उस आमदनी से जो है सो किसान सफल हो सकते हैं। तो इसमें जो कृषि मौसम बुलेटिन है, ये बहुत अपना अहम रोल निभाता है और इसके आधार पर हम किसानों को जागरूक भी करते हैं। सर, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना जो है, जिसके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना का लक्ष्य क्या है? शांति भूषण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसका लक्ष्य क्या है। कहीं ना कहीं जो आज के असमय मौसम में परिवर्तन आ रहा है, और जब परिवर्तन होता है तो कहीं बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है। जैसे कि अभी का जो परिवेश बना हुआ है, इसमें हमारे दक्षिण बिहार में, खास करके जो हमारा नवादा क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश बहुत कम, औसत से भी बहुत ज़्यादा कम बारिश हुई है। तो एक वैकल्पिक कृषि कैसे किसानों को हम दे सकते हैं? जैसे कि एक परंपरागत तरीके पे तो हम धान लगा रहे हैं, लेकिन अब धान लगाने में तो काफ़ी देर हो रही है, तो किसानों को कैसे हम इसके अलावा दूसरे फसल के लिए सचेत कर सकें, तो ये हम इस बुलेटिन के माध्यम से किसानों को देते हैं। तो इसका तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जोखिमों को कम करता है। मौसम आधारित जो भी हमारा मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसके जोखिमों को कम करना, साथ ही साथ आने वाले समय में मौसम की पूर्वानुमान किसान को पहले से मालूम रहे, ताकि वो कब कैसा तापमान रहेगा, कब बारिश रहेगी, वो उसके आधार पे अपना फसल चयन कर सके और उसके बनिस्पत अपनी खेती और अन्य कृषि कार्यों को वो कर सके। तो ये आने वाले समय में किसानों को और जोखिमों से बचाने में सहायता करेगा, किसानों की लागत को कम करेगी और किसानों को अगले 5 दिनों की, हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं, अभी ये प्रखंड स्तर पे काम चल रही है, धीरे धीरे ये पंचायत स्तर पे भी इस बुलेटिन को जारी करने की बात चल रही है। तो हमें लगता है कि ये किसानों को जो खेती में जोखिम है, जो ज़्यादा उनकी लागत लग रही है, उस लागत को कम करने में बहुत अहम योगदान देगी। और ये भारत सरकार की और कृषि विज्ञान केंद्र जो है, ये ICAR का, ये दोनों के, मौसम विभाग और कृषि ICAR के जो दोनों के समन्वय से हम लोग ये काम कर रहे हैं। किसानों में जैसे अभी आजकल मेघ गर्जन, बिजली चमकने की समस्या होती है, तो किसानों को दामनी ऐप के माध्यम से भी हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मेघदूत ऐप, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ऐप है जो किसानों को अगले 5 दिनों की मौसम की जानकारी और सारी कृषि संबंधित गतिविधियां इस ऐप के माध्यम से किसानों को मिलता है। और ये लगभग बहुत सारे किसानों को जो है सो ये ऐप डाउनलोड हो चुका है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करने में बहुत महत्व योगदान देगा। मतलब मौसम संबंधित जानकारियों के लिए कई सारे ऐप हैं या जो भी सेवा है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना है, उसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, या हम यूँ कह सकते हैं अपने बिहार की भाषा में कि चेत चली तो काल न खाए। मतलब पहले से अगर आप सतर्क हैं तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञों ने आज आपको काफ़ी अहम जानकारियाँ दी। उम्मीद है आपको इन जानकारियों से लाभ मिला होगा। अब जाने का वक्त हो चला है। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।